Now, this is going to be the answer writing video or क्लास आई शुड से लाइक दिस ओके। तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव क्लास रहने वाली है। हम जनरली जो है ना स्ट्रगल करते हैं, वी ऑलवेज स्ट्रगल टू फैच गुड मार्क्स। हमने वी हैव सीन ऑल द टॉपर्स दे फैच अ गुड मार्क्स, ठीक है। गुड मार्क्स वो जो है ना कहीं फैच करते हैं। उनको कैसे आ जाते हैं इतने अच्छे नंबर, बढ़िया नंबर? तो वही चीज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि हाउ कैन यू डू, हाउ कैन यू वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन, लाइक व्हाट शुड बी योर प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू वॉच इट till the end, and if you haven't joined the channel, you can join the channel and you can contribute your part, ठीक है। and you can subscribe टू दी वीडियो एंड लाइक टू दी चैनल, ठीक है। आप लाइक कर सकते हैं चैनल को, सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल, आई एम योर फ्रेंड अरुण शामू। ना वो वाई वाई मतलब मैंने क्यों सोचा ऐसा कि हाँ मेरे को ये क्लास की ये वीडियो बनानी चाहिए और ये क्लास बनानी चाहिए? बिकॉज देखिए, मैं जो है ना अभी आई हैव डिवोटेड माई अराउंड 8 years while preparing for UPSC एग्जामिनेशन, ओके। एंड साइड बाय साइड में जो ना आपको पढ़ा भी रहा था, ठीक है। तो मैंने यूपीएससी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा प्रिपेयर करा है, ठीक है। तो वहां से मुझे काफी सारी चीजें पता चली हैं। अभी मैंने जब 2025 का पेपर दिया था तो आई कुड नॉट मेक इट, ठीक है। सो जस्ट आई डिसाइडेड नॉट टू ड्रॉप द प्लान बट जस्ट टू एक्सटेंड इट फॉर फर्दर स्टडीज, ठीक है। एंड आई जस्ट मैंने जो है अब जो है आपको पढ़ाना भी चालू कर दिया, एंड आई एम डूइंग ऑन साइड बाय साइड अ जॉब, ठीक है। एक जॉब भी कर रहा हूँ मैं इन अ प्राइवेट सेक्टर, आई एम डूइंग दैट, ठीक है। पहले भी कर रहा था इन बिटवीन, जब मैं पढ़ रहा था और काम कर रहा था तो आपको पढ़ाया भी था उस समय पर। एंड इन द मीन वाइल ऑल्सो आई वॉज स्टडिंग, बट रिसेंट ईयर्स में मैंने जो है ना लास्ट ईयर जो है गैप लिया था पूरा का पूरा, एंड आई डिड नॉट अपलोड एनीथिंग एनी वीडियो। बट फ्रिक्वेंटली नहीं अपलोड करी थी, बट बीच बीच में अपलोड करी थी। इतना मैं एक्टिव नहीं रहा था चैनल पर, ठीक है। तो इसीलिए क्यों, क्योंकि मैं अपने एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो है ना यूपीएससी के एग्जाम में काफी सारी चीजें सीखी हैं। तो मैंने आंसर राइटिंग सीखी, आई हैव रिटन ऑलमोस्ट 1000 to 1500 आंसर्स, ठीक है। ऑलमोस्ट इसी के बीच में होंगे, ठीक है। तो इतने मैंने आंसर्स लिखे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आई हैव सो मच एक्सपीरियंस। मैंने देखिए आंसर जो है लिखे हैं, बट इन द वेरी इंसेप्शन आई वाज नॉट दैट मच गुड इन राइटिंग बिकॉज आई माय इंग्लिश वाज नॉट दैट मच गुड, ठीक है। आई लर्न इंग्लिश, ठीक है। आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट फॉर दिस पर्टिकुलर स्किल, ठीक है, जो कि है इंग्लिश की स्किल। आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट, ठीक है। उसके बाद मैंने जो ना धीरे धीरे अपनी जो प्रिपरेशन है, देखिए मैंने जो ना 12वीं करी है, 12th करी है साइंस साइड से, ठीक है। साइंस स्ट्रीम हुआ करती थी, एंड आई परस्यूड दी बीएससी एज वेल, बीएससी मैंने करी है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जो ना बीएससी, जब मैंने सेकंड ईयर में था तब मैंने सेकंड ईयर में बीएससी के साथ साथ अपनी बीए भी परस्यू करी, ठीक है। बिकॉज I started having interest in this particular humanities background, ठीक है। तो मैंने बीए भी पढ़ना चालू कर दिया। नाउ आई एम हैविंग 2 डिग्रीज, ठीक है, 2 बैचलर डिग्रीज, बट मेरी एमए वगैरह नहीं हुई है, ठीक है। और मैंने बहुत सारा समय दे दिया है, आई हैव डिवोटेड अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। अब यहाँ से मेन वाइल देखिए, अब मेरे पास जो बैकग्राउंड है वो बायोलॉजी का भी है, और मैंने देखिए इस समय पर 12वीं क्लास में मेरे पास जो स्ट्रीम हुआ करती थी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स हुआ करते थे। एंड आई कुड नॉट स्कोर वेल इन मैथ्स, बट I was well in biology and physics, but right now I'm not having very much information about physics. But हाँ, मेरे को बायोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट था उस समय पर, एंड आई वाज सपोज टू गेट द एडमिशन, और आई वाज सपोज टू प्रिपेयर फॉर द नीट एग्जाम एज वेल, बट आई कुड नॉट, ठीक है, बिकॉज आई लॉस्ट माई इंटरेस्ट देन एंड देयर, ठीक है। फिर मैंने जो है यूपीएससी के लिए स्टार्ट करना चालू कर दिया, यूपीएससी, सॉरी,
यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट चालू कर दी, ठीक है। उसके बाद आई प्रिपेयर्ड अ लॉट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, ठीक है, आई हैव रेड अ लॉट, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले ज्योग्राफी की जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ाया है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया है एंड हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। देखिए हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल रहा है, ठीक है, हिस्ट्री में जो है मेरी पकड़ बहुत है, ठीक है, बट आई विल बी टीचिंग यू हिस्ट्री सब्जेक्ट इन द एंड, ठीक है, और एट द एंड बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो सीबीएसई है उसको भी पढ़ाऊंगा मैं, और जो सीबीएसई के बच्चे ह्यूमैनिटीज उनको भी पढ़ाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग विल बी गोइंग टू, ठीक है। और जो एनआईएस के बच्चे हैं उनको तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। अब नाउ यू कैन सी इफ आई एम टीचिंग यू, ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट कैन आई डिलीवर टू यू, ठीक है। आई कैन डिलीवर टू यू एट मोस्ट वेरी प्रीसियस कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एवरीथिंग इज फ्री, ठीक है, बट यू जस्ट नीड टू डू कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी जो है जो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए जिसको इसकी जरूरत है सबसे ज्यादा, ठीक है। इफ यू आर एन स्टूडेंट, इफ यू आर यू नो स्कूल गोअर, और if you are a college goer, if you are a university, or you not college or university is the same thing, if you are a goer to an institution or any यानी जो ट्यूशन वगैरह होते हैं वहां पर जाते हैं आप, एंड जस्ट इफ यू वांट टू ग्लो देयर, इफ यू वांट टू शाइन देयर, इफ यू वांट टू जस्ट मेक योरसेल्फ आउट फ्रॉम द क्राउड, तो आपके पास ये सारी स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग यू कैन आल्सो आस्क मी अबाउट द सेम, ठीक है। आई विल टीचिंग यू इंग्लिश स्पीकिंग, आई विल बी टीचिंग यू इंग्लिश, हाउ टू improve your English, okay, how to improve your English. At least you can not be a perfect one but you can be somewhere, ठीक है, in English, ठीक है। I'll be teaching you each and everything, but for that your support and your participation is really indeed necessary, ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, दिस वाज ऑल अबाउट मी, व्हाट आई हैव डन, व्हाट आई डिड एंड व्हाट आई एम डूइंग। आई एम जस्ट वर्किंग इन अ बीपीओ, ठीक है, बीपीओ, ठीक है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। बीपीओ एक सेक्टर है, बट ऑलवेज यू माइट हैव हर्ड दिस थिंग कि वन पर्सन इज वर्किंग इन अ कॉल सेंटर, यस, बीपीओ लाइन इज अ कॉल सेंटर। आई एम रियली सॉरी, जैसे एक कॉल रिसीव हुई थी उसे उसको मैंने उठाया, तो इट वाज नथिंग अबाउट दैट मच वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कॉल सेंटर में मैं काम करता हूँ, ऑब्वियसली हाँ करता हूँ भाई साहब, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एंड I have not dropped my dream of preparing UPSC, but side by side I will be teaching you as well. ठीक है, and so this is all about me. So अब now you yourself can see the struggle I'm going through. ठीक है, I usually go to the work and I work there and I come to the home and I record videos and I study as well. So you yourself can see. Now your support is indeed really very important for me. ठीक है, तो आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, because I'll be delivering you the quality content, whether it is pertains to anything, okay, whether it is about your subject, about your classes, about your examination question paper, okay, so I'll be teaching you each and everything, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, let's leave the things here, ठीक है। Now what things need to be considered while writing an answer, अब आपके पास ये चीजें होनी चाहिए, बट मैं ये सारी चीजें समझाऊंगा आपको, ठीक है। अब जस्ट लाइक दैट कि मैं आपको ये स्लाइड प्रोवाइड करा दूं, ये पीपीटी प्रोवाइड करा दूं, यार ये पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराता हूँ, विल यू बी एबल टू डिस्क्राइब और गेट द कंटेंट और गेट द अंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ दिस? नो, इफ आई जस्ट मेक यू जस्ट बी ही, अगर आप यहाँ तक आए हैं ना तो आप एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, आई विल बी टीचिंग यू ऑल द थिंग्स, ठीक है, कैसे आप आंसर को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। पहले चीज की आपको कौन सी चीजें कंसीडर करनी चाहिए, मगर इससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, ठीक है। कि जो आपकी एग्जामिनेशन है ना, आप किस सब्जेक्ट में किस फील्ड में महारथी हैं, वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है, वो चीज मैटर करती है। इफ यू आर हैविंग गुड नॉलेज, गुड कंटेंट इन योर माइंड, तो यू कैन राइट एन आंसर, ठीक है, एक आंसर आप लिख सकते हैं। but if you do not have a good amount of content, but then also if you are presenting your answer you can fetch a good marks, ठीक है। अब आपके पास कंटेंट नहीं है बट थोड़ी बहुत तो नॉलेज है,
आप लिख सकते हैं। तो अगर आपकी प्रेजेंटेशन भी सही है ना उस समय पर, तो यू कैन फैच गुड मार्क्स इन दैट। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। ठीक है, प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप किस तरीके से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता दूं कि कि एक मिनट। Having knowledge of a particular subject is different thing. ठीक है, having knowledge of a particular subject is a different thing, but along with the having knowledge of a particular subject, you should have the knowledge of that particular subject's words or vocab. See what do I mean about the vocab? ठीक है, अब मेरा मतलब क्या है vocab से, क्या मतलब है? If you are writing an answer for the geography, you are writing like earth is just just a second, huh? Circle around the sun. Is it looking good? If you are not having good knowledge of vocab of that particular subject, how can you write a good answer? It means that vocab plays a very vital role in writing an answer. But अब मैं आपको दूसरा लिख कर दिखा रहा हूँ। Earth revolves around the sun and completes a complete completes it completes it within 365 within around sorry within let me erase it। मैं भूल जाता हूँ, देखो लिखते समय मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, ये विदिन के साथ इन भी आएगा। ठीक है, completes it within 365 days। And now you tell me which one is looking good? Earth is just circle around the sun। अर्थ घूमती है सूर्य के चारों ओर। बट नाउ आई एम राइटिंग अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड कंप्लीट्स इट विद इन 365। कंप्लीट्स व्हाट कंप्लीट्स? कंप्लीट्स द रिवॉल्यूशन। ठीक है, आप इसे खोलकर भी लिख सकते हैं, आप इसे खोलकर भी लिख सकते हैं। अर्थ revolves around the sun and it completes its revolution, its one revolution within 365 days। It also rotates on its own axis। अब देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए। अर्थ इज जस्ट सर्कल अराउंड द सन। ठीक है,
And Earth revolves around the sun and completes it within 365 days. Earth revolves around the sun and it completes its one revolution within 365 days. It also rotates on its own axis. अब किस में बहुत डिफरेंस मिलता है हमें इसी चीज में कि हम एक आंसर जो है वो लिख कैसे रहे हैं, ये भी तो मैटर करता है. यू हैव सीन सो मेनी वीडियोज ऑन यूट्यूब. आई नो यू हैव सीन. I know you have seen, but have they written themselves? Have they showed you this thing? Shown you? नहीं ना. आप देखिए, खुद समझिए. चाहे आप एनआईएस के बच्चे हो, चाहे आप सीबीएसई के बच्चे हो, चाहे आप एक कॉलेज के बच्चे हो, चाहे आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हो, आप खुद देख सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं. ठीक है. नाउ अब यही चीज है कि आपके पास वोकैब होनी चाहिए उस सब्जेक्ट की. हिस्ट्री की हिस्ट्री की एक अलग वोकैब चलती है. इन हिस्ट्री यू ओनली हैव टू टॉक इन पास्ट टेंस. गांधी जी केम इन 1915 on 9th of January. Okay, and after that, we have started celebrating the, you know, एक डे सेलिब्रेट होता है उनके आगमन पर. ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रहा है. तो हम हमेशा हिस्ट्री में पास्ट की बात करते हैं. वी ऑलवेज यूज पास्ट टेंस. हिंदी में बोलकर, हाँ, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत में उनका आगमन हुआ था, आए थे. उसके बाद उन्होंने भारत का दौरा किया. दौरा करने के बाद उन्होंने जो इंडिया में रह रहे लोगों की परेशानियों को समझा, और उनकी परेशानी के साथ साथ जो ब्रिटिश थे उनके जो पॉलिसीज थे, उनकी जो पॉलिसीज को हिंदी में क्या बोलते हैं जो मुझे नहीं पता. ठीक है, आप खुद सोच सकते हैं. उसको समझा, और जो परेशानियां थी उनको समझने के बाद गांधी जी के द्वारा जितने भी स्टेप्स लिए गए उन सारी चीजों को वर्कआउट करने के लिए, तो ये सारी चीजें भी तो आपको समझनी है ना. व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर ऑफ अ सब्जेक्ट जो कहीं ना कहीं साइंस साइड का है, देन यू हैव टू यूज वेरी टेक्निकल वर्ड. ठीक है. जैसे कि प्लांट्स हैं. Plants always make their food by the process called photosynthesis. They extract carbon dioxide and oxygen from the atmosphere, and they take nitrogen as well, a little bit from the atmosphere as well as from the soil. So now you can yourself see this thing. Okay, having a good vocab in your hand, in your mind, you can write a good answer. सपोज मैंने फिजिक्स का आंसर नहीं पढ़ा, फिजिक्स का आंसर नहीं पढ़ा. ठीक है, फिजिक्स नहीं पढ़ी. आई हैव वेरी लेस नॉलेज अबाउट फिजिक्स. बल्कि मैंने फिजिक्स में अपनी 12वीं क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करे थे पूरे सब्जेक्ट्स में. बट फिर भी मैं जो है क्या पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वगैरह पढ़ाता हूँ. ठीक है. फिजिक्स में करंट की बात करें. करंट, द एसआई यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पियर, आई थिंक. Okay, and the SI unit of the voltage is the V. Okay, we denote this thing. अब एक एक मान लीजिए, एक यहाँ पर ये जो है तार है, एक गया यहाँ पर ये कुछ बल्ब वगैरह है, और यहाँ पर ये स्विच है. यहाँ पर ये जो है ट्रांसफार्मर है, और यहाँ से ये कनेक्टेड है, और यहाँ पर ये लाइट जा रही है. ठीक है. तो देखिए, अब इसको कैसे लेंगे. बल्ब को जलाने के लिए हमें जो तारों की व्यवस्था है अच्छी तरीके से स्थापित करनी होगी. ठीक है, ताकि जो पूरा का पूरा जो एक तरीके से सर्कल है ना कंप्लीट हो जाए. मतलब मुझे हिंदी में नहीं बताया जाता तरीके से, बट इसको लिखने के भी एक तरीका है. टू लाइट अप द बल्ब, वी नीड टू connect the wire to the and turn on
switch. This will make the circuit. सर्किट की स्पेलिंग देखिए, मेरे को समझ में नहीं आ रही है क्या थी सर्किट. complete. This will then make the circuit complete. ये देखिए, make the circuit complete and the bulb will light up. तो सबकी अलग अलग मीनिंग है ना. ठीक है, मैं पता है, मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से, in order to complete a circuit we need to have two wires that should be connected to the switch, and if kind of if the switch is not turned on, then we have to turn on the switch, and we have to we will see the result that bulb is lighting up, bulb is spreading light in the room. Okay, समझ में आई बात है. So we should have a good vocab of that particular subject. Okay, light travels through the wire with the help of electron, neutron, proton, and the particles which are present in the wire. Okay, electron, proton, neutron. You yourself can see. They vibrate, and they transfer the energy. They transfer the energy from one to another. When a ball is thrown from the second floor, and it goes towards the earth, and it experiences at that point of time kinetic energy, because kinetic energy is maximum at this point of time. When it comes close to the earth, then the gravitation force attracts the ball towards itself. Okay, तो ये सारी चीजें जरूरी हैं, ग्रेविटेशन फोर्स, स्टैटिक फोर्स, और आपके अदर जितने भी फोर्स वगैरह हो गई हैं. ठीक है, तो ये जो हमारे पास वोकैब होनी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम एक इफेक्टिव आंसर लिखना चाहते हैं तो. ठीक है, नाउ अब आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाता है. सपोज यू हैव अ क्वेश्चन पेपर. मान लीजिए आपने एक आंसर पढ़ा था, आपने एक पैरा पढ़ा था कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को इंडिया आए थे. ठीक है, आपसे यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, यू विल बी हैप्पी, है ना. अब आपसे ही पूछा जाए, बोर्ड्स वार was fought by the Gandhi ji, what was the implication of that boards war? आपने पढ़ा है ये क्वेश्चन नहीं ना, तो यू शुड हैव ओनली you should choose only that question where you are thinking that I can write the answer for this question wisely. आपको कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को कंसिडर करना है. आपके पास नॉलेज होनी जरूरी है उस क्वेश्चन की. ठीक है, थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी है. प्रेजेंटेशन स्किल इट इज नॉट इट इज नॉट द क्या बोलते हैं उसको, पूड़ी पे का पुआ नहीं है ये. इट्स नॉट अ मैटर ऑफ मिनट, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. ठीक है, you have to devote your time in practice, then only you can have the good skill of writing answer. And practice makes man perfect. You have heard this thing कि जो प्रयास है वही आदमी को कुशल कौशल बनाता है. ठीक है, आपको क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ना होगा, एंड यू हैव टू टिक टू दी यू हैव टू टिक ऑल दोज क्वेश्चंस व्हिच यू फील कि हाँ मुझे आते हैं एंड आई कैन राइट द आंसर. ठीक है, अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं, जस्ट सेकेंड, अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं, एमसीक्यू, तो एमसीक्यू में तो भाई आपकी जो नॉलेज है ना वही काम आएगी, और मैं पढ़ा रहा हूं आपको. ठीक है, वो नॉलेज आप वहां से ले सकते हैं. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैव टू राइट व्हेन डिड गांधी जी केम टू इंडिया, एंड यू आर राइटिंग अबाउट बोर्स वॉर. तो फायदा क्या है इस चीज का, यू आर राइटिंग अबाउट इंडियाज इंडिपेंडेंस. तो जब तक आप क्वेश्चन की डिमांड नहीं समझोगे, क्वेश्चन को नहीं समझोगे कि वो मांग क्या रहा है, देन
यू कैन नॉट राइट दैट। मैं समझाऊंगा कि कैसे समझने, हाउ यू नीड टू फाइंड आउट द वेज ऑफ राइटिंग। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन द क्वेश्चन, नाउ यू हैव गॉट द पॉइंट्स ऑफ द क्वेश्चन। अब आपको उन्हें ब्रेक डाउन करना है, यू हैव टू फ्रैगमेंट दैट क्वेश्चन इन टू द पार्ट्स। लाइक पहला ये है, पहला गांधी जी जो है ना जो जनवरी को आए थे, जनवरी को आए थे 1915 में। फिर गांधी जी ने टूर करा भारत का, गांधी जी ने प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करा। देन गांधी जी जो है, जो अदर लीडर्स थे उनसे मिले, देन दे फॉर्म्ड सर्टेन फैक्शंस, फैक्शंस को फॉर्म करा। उसके बाद उन्होंने स्टेप्स लिए सो दैट कि यू नो दे कैन जो उनकी परेशानियां लोगों की उसको कम कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। आप ये नहीं लिख सकते गांधी जी जो है, गांधी जी ने परेशानियां कम करी हैं, फिर उन्होंने जो है ना कहीं फिर टूर करा था, फिर उन्होंने एक फैक्शन बनाया, फिर उसके बाद वो 19 जनवरी, वो जो 1915 में आए 9 जनवरी को। तो ये एक हैबजार्ड है। यू शुड फॉलो अ सीक्वेंस इन राइटिंग, दिस इज वेरी नेसेसरी। एक सीक्वेंस फॉलो करनी है आपको, सीक्वेंस फॉलो करनी है आपको। ठीक है, यू जस्ट कैन नॉट राइट इन हैप्पीजार्ड वे और हियर एंड देयर। ठीक है, स्ट्रक्चर करना अपने आंसर को, स्ट्रक्चर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब काफी सारे बच्चों के मन में ये बात आती है कि सर डू वी हैव टू राइट इन पैराग्राफ और पॉइंट्स। देखिए, इफ यू यूज बोथ दीज थिंग्स, लाइक पैराग्राफ भी आप यूज कर लेते हैं और पॉइंट्स भी आप यूज करते हैं, भाई साहब बहुत बढ़िया है, एग्जामिनर तो नु कहेगा इसको तो बहुत ज्यादा जानकारी है यार, ये तो बहुत बढ़िया लिख रहा है, इसने पैरा भी यूज करे, इसने पॉइंट भी यूज करे हैं। जहां पर आपको लगता है कि जो एग्जामिनर हैज टू मेक अंडरस्टैंड, एग्जामिनर नीड्स टू बी मेक अंडरस्टैंड। ठीक है, कि मैं कह क्या रहा हूँ और कहना क्या चाहता हूँ, यू कैन राइट इन पॉइंट। इफ यू आर थिंकिंग कि हाँ मेरे पास कंटेंट कम है, देन यू कैन राइट इन पैराग्राफ एंड हाईलाइट द दोस वर्ड which you think the examiner should have a look at this particular word। तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, यार बच्चा तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो आपको तो मार्क्स वैसे ही मिल जाएंगे। और लेजिबल राइटिंग तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पढ़ी जाए आपकी राइटिंग बस। ठीक है, आप ओनली पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, बट आपको जो जो मेन पॉइंट्स है ना वो हाईलाइट करने पड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए इसमें, टू लाइट अप, टर्न ऑन स्विच, टर्न ऑन द स्विच, सर्किट कंप्लीट। ठीक है, ये समझ में आ गया। ऐसी चीज आपको हाईलाइट करनी है, सिर्फ पॉइंट में भी लिख सकते हैं, उसमें भी आपको अंडरलाइन करने हैं वर्ड्स। ठीक है, फिर जब आप आंसर लिख लेते हैं एंड यू आर हैविंग गुड इनफ ऑफ टाइम आफ्टर राइटिंग एन आंसर, आफ्टर राइटिंग योर कंप्लीट पेपर, then you have to look at the answers whether you have left anyone which you uh, taught कि मुझे आता है। ठीक है, तो वो चीज रिव्यू करनी है, रिव्यू करने आंसर की मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, डेटा जो आप पॉइंट कर रहे हैं, डेटा जो लिख रहे हैं, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। जैसे कि 9 जनवरी 1915, ये एक डेटा ही तो है, फैक्चुअल नॉलेज है ये। ठीक है, अब देखिए, अब आंसर में ये सारी चीजों के साथ साथ आपका आंसर इस स्ट्रक्चर में होना चाहिए। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में होना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन यानी परिभाषित करना, मैं बताऊंगा इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, बॉडी होनी चाहिए उसकी ये, कि हाँ भाई बॉडी में ये सारी चीजें आएंगी, मैं ऐसे ऐसे लिखूंगा। ठीक है, और कंक्लूजन, एंड टू राइट ऑल दीज थिंग्स, पूरा आंसर की बॉडी, इंक्लूजन वगैरह, इंट्रोडक्शन वगैरह, कंक्लूजन वगैरह लिखने के लिए आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि मैं इसमें ऐसा लिखूंगा, इसमें ऐसा लिखूंगा। ठीक है, समझ में आई बात आपको। चलिए, फ्लो चार्ट कैसे, देखिए, ताकि एग्जामिनर को सारी चीजें विजिबल हों, आपको क्या करना है, क्या करना है, आपको डेटा यूज करना है ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए, यार ये इस बंदे को तो बहुत ज्यादा पता है, इसने तो डेटा भी यूज कर लिया यार। ठीक है, कोई कमेटी या फिर कोई कमीशन की, आप जो पढ़ रहे हैं बुक, उसमें कोई कमेटी कमीशन आ रही है क्या, कोई फैक्चुअल चीज है क्या, किसी स्कॉलर का नाम आ रहा है क्या, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। ठीक है,
और या फिर कोई जेएस मेल हो गया, कोई आपका एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गया, या फिर आपका निकोला टेस्ला हो गया, या फिर आपका कोई भी एक स्कॉलर हो गया, कोई भी मान लीजिए कोई भी, ठीक है, तो उसका नाम आप कोट कर सकते हैं। वो आपके आंसर में चार चांद लगा देगा, चार चांद लगा देगा, मेरी बात मानिए इस बात को, ठीक है। जब चार चांद लग जाएंगे तो एग्जामिनर खुश, आप भी खुश, नंबर बढ़िया और मजे मजे, ठीक है। ये चीजें होती हैं, ये चीजें समझनी पड़ती हैं। कुछ बच्चों को समझ में आते हैं, वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, कुछ को नहीं आती है, मगर मैं समझा रहा हूँ, दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को। अब ये इंट्रो है भाई साहब। अब यहाँ पर आपको क्या रिफ्लेक्ट करना है? रिफ्लेक्ट व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंट्रो लिखा, लाइक गांधी जी का जन्म, गांधी जी का उसका जन्म छोड़िए, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को आए थे, और वहां पर उन्होंने जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी उसमें भाग लिया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दांडी यात्रा, और काफी सारी चीजें हुई थी, ये सारी चीजें। और आप एक नाम भी लिख देंगे, जैसे कि दांडी यात्रा, दांडी यात्रा हुई थी, नमक आंदोलन हुआ था, ठीक है। आप जब ये नाम लिख देंगे इंट्रो में, अब बॉडी में क्या लिखना है भाई साहब? आपको बॉडी में आपको दांडी यात्रा को, नमक आंदोलन को एक्सप्लेन कर देना है। यही चीजें तो होती हैं। समझ में आपको बात? दिखाऊंगा आगे, ठीक है। बॉडी एक्सप्लेनिंग ऑल द थिंग्स दैट यू हैव टॉक्ड अबाउट इन द इंट्रो। सारी चीज वो लिखो जो जिस चीजों की आपने बात इंट्रो में कर दी है। अब देखिए, रिफ्लेक्टिंग अबाउट, अपनी सारी चीजें बात लिख दी, ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हो गया था, ठीक है। क्या क्या लिखना होता है, किस क्वेश्चन में क्या लिखना होता है, वो मैं बताऊंगा। अब देखिए, जब हम कंक्लूजन लिखते हैं ना, लास्ट के कुछ एक पैरा लिखते हैं, एक लाइन लिखते हैं, तो उसमें क्या लिखते हैं हम? जो ऊपर लिखा गया है, जो हमने इंट्रो में बताया, जो हमने बॉडी में लिखा, उसके क्या पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस थे, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, हमेशा पॉजिटिविटी लेकर आएंगे कि ऐसे रहे, ऐसा हो सकता है। अगर कोई ऐसा हो रहा है कि इलेबोरेट पॉइंट, इलेबोरेट और इलस्ट्रेट, कोई क्वेश्चन बोल रहा है इलस्ट्रेट कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, तो उसमें क्या हो सकता है, क्या हुआ है, पॉजिटिव चीजें, वही हम कंक्लूजन में लिखते हैं, ताकि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े एग्जामिनर पर जो आंसर चेक कर रहा है। ये चीजें कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं ना, ठीक है। अब आपको करना क्या है? यू आर नॉट अ टीचर, बट यू हैव टू think like a teacher. You have to think like a teacher. I know you cannot be a teacher, but you will be a teacher, right? For the time being, you cannot be a teacher, na? Until unless you become a, much capable of becoming a teacher. तो इसीलिए आपको टीचर की तरह सोचना है। अगर मैं एक आंसर लिखूं तो मैं टीचर बनूंगा, तो कैसे लिखूं, कैसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं मैं कि बच्चा ऐसे लिखे? वेन यू, मैंने जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है, ट्यूशन पढ़ाया मैंने बच्चों को काफी को, उनके आंसर के मैंने इवेल्युएट करा है कॉपी। तो भाई साहब, जब बच्चे वो वर्ड यूज करते हैं ना, जो मतलब वर्ड यूज करते हैं और जो किताबों में लिखे हैं, जो वो वर्डिंग होती है, बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। तो इसलिए आपके आंसर जो है ना, टू द पॉइंट, जो आपकी वर्डिंग है ना, वो क्या, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और टीचर जब इस सारी चीजों को देखता है ना, और नॉलेज देखता है बच्चे की, यार रिफ्लेक्ट कर रही है कि नॉलेज, खुश हो जाता है, मन खुश हो जाता है पढ़ने के बाद। मैं खुद बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके आंसर में। आंसर में कॉन्फिडेंस कैसे दिखेगा? व्हेन यू आर कैपेबल इनफ टू राइट आंसर, व्हेन यू हैव नॉलेज, ठीक है, नॉलेज ऑफ दैट क्वेश्चन, व्हेन यू अंडरस्टूड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। ये कॉन्फिडेंस लिखने में नहीं, लिख तो आप दोगे, मगर आंसर का कॉन्फिडेंस तब जनरेट होगा जब आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ होगा। आंसर एक 10 मिनट मांग रहा है, एक 20 मिनट मांग रहा है, इसको आपने 20 मिनट दे दी, इसको आपने 5 मिनट दिए, तो भाई कैसे कंप्लीट हो जाएगा? 100 वर्ड का आंसर आपने 20 मिनट में लिखा है, और जो 500 वर्ड का आंसर आपने 5 मिनट में कैसे लिख लोगे? तो यू हैव टू मैनेज द टाइम, एंड यू शुड हैव अ वॉच,
टू जस्ट गेट अ ग्लिम्स ऑफ द टाइम, ठीक है। हर सेकंड, हर घंटे आपको मैं ये पता चलना चाहिए कि मेरे कितने क्वेश्चन हैं, कितनी देर में मुझे कंप्लीट करने हैं। तो मैनेजमेंट टाइम का बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये सारी चीजें कैसे आएंगी? ऑब्वियसली वंस यू प्रैक्टिस द PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आप फैमिलियर बन जाओ कि एग्जाम पैटर्न कैसा है। डायग्राम आपको यूज करने, फ्लो चार्ट आपको यूज करने, माइंड मैप्स आपको यूज करने हैं। माइंड मैप्स लाइक गांधी 9 जनवरी, ठीक है, मैं लिख कर दिखाता हूँ। 9 जनवरी 1915, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। फिर उसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह, मीट समवन, टुक अ टूर। इस तरीके के माइंड मैप बनते हैं मेरे भाई, ठीक है। अहमदाबाद सत्याग्रह के बाद क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था ये बताना है आपको, फिर उसके बाद क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था, गांधी जी की सारी बायोग्राफी आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आप लिख सकते हैं, एक वर्ड लिखिए, उसके बाद तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। चलो, अब आपको बताता हूँ कि क्वेश्चंस में कैसे फाइंड आउट करते हैं, बट क्वेश्चन देखने से पहले आपको टैग वर्ड पढ़ाता हूँ। क्या कि टैग वर्ड देखिए, ये जो ना एनलाइट IAS एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहां से जब मैंने टैग वर्ड पढ़े थे, मैंने देखिए यहीं से पढ़े। इसको मैंने अपनी जो ड्राइव है, गूगल ड्राइव, उसमें सेव कर रखा था। तो भाई साहब वहीं से मैंने ये सारी चीजें ली हैं, और अभी मैं आपको ये सब चीजें पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही है मेरे लिए। मेरे को आंसर लिखने में बहुत ज्यादा हेल्प करी है। मैंने हिंदी में इनका चीजें लिख दिया है क्योंकि मैंने इंग्लिश में पढ़ी है। तो द इंग्लिश वाज वेरी गुड फॉर मी मगर हिंदी में, सो दैट कि आप लोगों को भी थोड़ा सा पता चल सके। देखिए पहला जो चीज है, हम देखते हैं कि किसी किसी क्वेश्चन में बोला जाता है विश्लेषण कीजिए, ठीक ठीक है, विश्लेषण करना, ठीक है। उसको क्या मतलब होता है? ब्रेक एन इशू इनटू द इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। उसके जो पार्ट्स है ना, उस इशू को उसमें भाग करना। डेप्थ में जाना, लुक इन डेप्थ एट ईच पार्ट यूजिंग सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट। एक सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट का यूज कर कर उस जो पार्ट है, जो आपने ब्रेक डाउन करा है, जो आप इंट्रो में करोगे कि मैं ये करने वाला हूं, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप इन डेप्थ में, आपको बॉडी में लिखना होगा कि भाई साहब ये हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं। एंड एविडेंसेस भी पेश करने हैं, उसके कुछ उदाहरण पेश करने हैं, अगेंस्ट में भी और उसके फेवर में भी। और आंसर जब कंक्लूड होगा ना, उसमें आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है कि ऐसा रहा ये टॉपिक पूरा का पूरा, ठीक है। गांधी जी आए और उसने जो है, उन्होंने जो है क्या करा, हमको एक तरीके से आजादी दिला दी। जो भी उनकी बीच की जितनी भी स्ट्रगल रही, वो यहाँ पर लिखी जाएंगी। उन्होंने बीच की स्ट्रगल कैसे कैसे करी थी, क्या क्या करा था, क्या क्या कौन कौन सी स्ट्रगल थी, वो यहाँ पर थी, उनको एक्सप्लेन यहाँ कर दिया। फिर उसके बाद उनको यहाँ पर ले आए, उसके क्या नेगेटिव रहे, उसके क्या पॉजिटिव रहे, एनालाइज ही तो करना है, विश्लेषण, ठीक है। समझे आप? तो यही चीज है। अब महत्वपूर्ण विश्लेषण, क्रिटिकली एनालाइज करना है, गंभीर रूप से विश्लेषण करना है। अब आपको इन्वेस्टिगेट करना है, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका नेचर कैसा है, नेचर ऑफ द डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट, ठीक है। टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, कैसे वो इंटर रिलेटेड है, ठीक है। इस ये कैसा था, इसमें आपको प्रोज लिखने पड़ेंगे और कॉन्स लिखने पड़ेंगे। अच्छाई क्या रही उस चीज की जो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है, जो आप बताने वाले हो उसकी अच्छाई क्या थी और बुराई क्या थी, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बताने हैं, डेफिनेशन की, और कॉन्सेप्ट क्या है। थोड़ा कॉन्सेप्ट लिखेंगे, ऐसा रहा, इसके कुछ इस प्रकार से अच्छाई थी और इसके कुछ इस प्रकार से बुराई थी। नो कॉन्फिडेंस मोशन हुई, इसके कुछ इस प्रकार से अच्छाई थी, इसको इसकी कुछ इस प्रकार से बुराई थी, ठीक है। सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट बाय प्रोवाइडिंग सपोर्टिंग एविडेंसेस, कि ऐसे ऐसे एविडेंस, ऐसे ऐसे नो कॉन्फिडेंस मोशन हुई थी और इसके कुछ ऐसे परिणाम रहे जिसने कहीं ना कहीं आगे चलकर हमको आजादी दिलाई। इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं कंक्लूड कर देना है, ठीक है। स्पष्ट क्लैरिफाई करना है आपको, यहाँ पर क्लैरिफाई करना है, लिटरली क्लैरिफाई समथिंग वेयर अप्रोप्रिएट, मेक इट सिंपल, सिंपल रखिए, ठीक है। जब आप आंसर लिख रहे हैं, क्लैरिफाई करना है कि हाँ, इस तारीख को यहाँ पर को नो कॉन्फिडेंस मोशन स्टार्ट हुई थी, फिर यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारी चीजें हुई और हमको आजादी मिल गई, ठीक है। यहाँ पर इन्वॉल्व करता है एग्जाम्पल, एक्सप्लेन कैसे कर रहे हो,
ठीक है, एक्सप्लेन करना, जितने भी टर्म्स आप यूज कर रहे हो, ठीक है, थ्योरेटिकल प्रोसेस चलती है यहाँ पर, ज्यादातर ये कॉलेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। समझ में, दो चीज पूछ लें कि गांधी जी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन हुई थी और एक सिविल डिफेंस, सिविल ओबीडियंस, सिविल डिफेंस नहीं यार, डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई थी, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई थी। इनमें क्या क्या, इन्हें इसको बोल देगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नो कॉन्फिडेंस मोशन, और नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट, क्लैरिफाई, इनको इलाबोरेट कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए इनमें क्या क्या हुआ था, ठीक है। जैसे कि व्हाट इज ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम, एक्सप्लेन इन सच अ लैंग्वेज कि कोई भी इसे अंडरस्टैंड कर सके। यही तो होता है क्लैरिफाई का, कि बताना भाई चाहते क्या हुआ है आखिर में, क्लैरिफाई कीजिए। तो ये हो गए। कमेंट करना, क्या मानते हो, आपका क्या मानना है, यू विल हैव टू गिव योर ओपिनियन, क्या मानना, कमेंट करो भाई। नो कॉन्फिडेंस मोशन, कमेंट, नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट, कमेंट। अब आपको यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिखना है, जो किताब में लिखा है, हिस्ट्री को यू कैन नॉट चेंज, ठीक है, जो किताब में लिखा है वही बताओगे। नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट, दिस हैपेंड, दिस वाज द नेगेटिव, दिस वाज द पॉजिटिव। एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपको यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव भी देने हैं, बट दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि जो पॉजिटिव है उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा हो, बस। If you are writing 4 points of negative points, then you have to write 6 points at least positive, or 5 positive. One should be extra. ठीक है, reapply your point using logic references for the relevant evidences. Include any comprehensive reading you have done. यही करना है, पॉइंट पॉइंट वाइज लिखिए, लॉजिक यूज कीजिए, रेफरेंस लीजिए कि यहाँ पर इसने ऐसा कहा था, इसने ऐसा कहा था, यानी स्कॉलर्स का नाम। नो कॉन्फिडेंस मोशन में आप डायरेक्ट लिख दोगे, बट एंशियंट में जैसे हम बोले मौर्यन शासनकाल जो है, जो पोस्ट मौर्यास रहे, उनका विघटन इसीलिए हुआ। इन इस स्कॉलर के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पोस्ट मौर्य के बाद मौर्यन शासनकाल इस तरीके से विघटन हुआ उसका, ठीक है। रेफरेंस दिए आपने, एविडेंसेस दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग रही है आपकी, आपका ओपिनियन मे, फॉर और अगेंस्ट, मैंने बताया आपको फॉर और अगेंस्ट में तो लिखना ही है, मगर जो भी आप लिख रहे हो उसके एविडेंस आपको देना, उदाहरण जरूर लिखना है, ठीक है। फिर लास्ट में कंक्लूड लिख देना कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ और ऐसा रहा। सिंपल, सिंपल करना है, ठीक है, मतलब ठीक है। कंपेयर कीजिए, कंपेयर, तुलना करना बोलते हैं, जैसे कभी कोई क्वेश्चन आया तुलना कीजिए, ठीक है। यहाँ पर कंपेयर करना पड़ेगा, दो चीजें दी होंगी, दो चीजों को आपस में कंपेयर करने के लिए बोलेगा, तो उसमें आपको सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बताने हैं, ठीक है। अगर इफ एनी सिमिलैरिटीज ऑफ द शेयर्ड सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस आर मोर इंपोर्टेंट देन अदर, अगर कोई सिमिलैरिटी किसी की, जैसे कि मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन, या फिर मान लीजिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की और हम अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात करें, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक जो सिमिलैरिटी है दोनों में चली, मगर फ्रेंच रेवोल्यूशन में तीन जो चीजें थी, फ्रेटर्निटी और आपकी जो है इक्वालिटी और लिबर्टी, तीन चीजें बहुत ज्यादा उभर कर रही, तो आप इसको हाईलाइट करेंगे, जोर देंगे उस पर, कंपेयर करने के साथ साथ। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, आपको कंपेयर कर कर जो है सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस तो लिखनी पड़ेंगे, सिमिलैरिटीज भी लिखनी पड़ेंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन होते हैं एक तरीके से, कंसीडर करना, विचार कीजिए, कौन कॉन्फिडेंस मोशन हुई थी, विचार कीजिए, आपको क्या जानते हैं, आप क्या जानते हैं इसके बारे में वो लिखिए आप, ठीक है। वही जैसे जैसे कि कमेंट था, ऐसा ही है, ठीक है। इंक्लूड एनी व्यू विच आर कॉन्ट्ररी, कि ऐसा हुआ था मगर ऐसा भी हुआ था, वहां पर जो है ना नो कॉन्फिडेंस मोशन में ऐसा हुआ था मगर ऐसा भी हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट, नेहरू मेड अ मिस्टेक बाय रेजिंग द इशू ऑफ कश्मीर टू द यूनाइटेड नेशन। कश्मीर का इशू चल रहा था, मगर नेहरू चाहते तो अपनी तरफ से भी रिजॉल्व कर सकते थे, मगर नेहरू ने ऐसा भी किया था, वो यूनाइटेड नेशंस में चले गए थे इसको, इसके इशू को लेकर। उस समय पर जो ना जो ब्रिटेन थे, और ब्रिटेन और जो अमेरिका था वो हमारे खिलाफ थे उस समय पर, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो चाहते थे कि फूट डालो और राज करो, जितने ज्यादा स्टेट होंगे उतने ही हमारे दबदबा बनेगा, ठीक है। तो ये चीजें वहां पर थी, ऐसे ही आपको कंसिडर करनी है चीजें, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट की बात करता हूं मैं, सिमिलर टू कंपेयर, सिमिलर टू कंपेयर है, पूरा का पूरा विरोध कीजिए, आपको डिफरेंसेस निकालने हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। टू व्हाट एक्सटेंट, कितने हद तक आप लोग को लगता है कि ऐसा होगा, कंपेयर, सॉरी कमेंट वाला, सिमिलरिटीज, सिमिलर क्वेश्चन,
हाउ फार, जैसे कि आप कितना मतलब क्या जानते हैं आप इस बारे में कि ऐसा हुआ। हाउ फार डू यू अंडरस्टैंड दैट नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज नॉट फ्रूटफुल। आपको उसके नो कॉन्फिडेंस मोशन को एक्सप्लेन करना है कि इट वाज फ्रूटफुल एंड इट ब्रॉट सर्टेन थिंग्स फॉर अस एंड इट ब्रॉट द फ्रीडम टू अस। कुछ ऐसे तरीके से लिखना है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कॉल्स फॉर डीपर इवैल्यूएशन कि ऐसा हुआ था नो कॉन्फिडेंस मोशन में और इस तरीके से फिर इसने ये बदलाव लेकर आया और ऐसा कर दिया, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात? एक्सप्लोर अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन इफ वेर एवर दे एग्जिस्ट, ठीक है। डिफाइन कीजिए, डिफाइन कीजिए कि लिबर्टी, व्हाट इज लिबर्टी, डिफाइन, आपको डिफाइन करना है प्रिसाइज टर्म में, ठीक है। अकाउंट इफ एनी प्रॉब्लम, लिबर्टी क्या है क्यों नहीं है, डेफिनेशन, वेरियस इंटरप्रिटेशन, इसने ये कहा था लिबर्टी के बारे में, इसने ये कहा था लिबर्टी के, उदारवाद जिसे हम बोलते हैं, लिबरलिज्म उदारवाद, लिबर्टी मान लीजिए उदारता। डिमोन्स्ट्रेट कीजिए, एग्जाम्पल के साथ इलिस्ट्रेट कर दीजिए उस पूरे के पूरे क्वेश्चन को, ठीक है। लिबर्टी के बारे में, व्हाट इज लिबर्टी, डिमोन्स्ट्रेट कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, ठीक है। डिमोन्स्ट्रेट खाली लिख देंगे, डिमोन्स्ट्रेट। आपको वहां पर लिबर्टी लेनी है और उसके एग्जाम्पल दे देना कि ऐसे लिबर्टी होती है, ऐसे यहाँ पर लिबर्टी होती है, ऐसे करेंगे तो ऐसे लिबर्टी होती है। विवरण कीजिए, डिस्क्राइब, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन डिस्क्राइब, फ्रेंच रेवोल्यूशन को पूरा खोल के लिख देंगे, कैसा हुआ था, यहां तक हुआ था, ये हुआ था, फलाना ढिमका, ठीक है। डिस्कस, चर्चा करना, वाद विवाद, डिस्कस करो जी। आपको यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही लिखने हैं, ठीक है। मगर जब आप लिखोगे ना ये सारी चीजें, आपको रीजन जरूर देना है कि ऐसा हुआ था, ठीक है। अब जब आप कॉन्क्लूड करोगे तो ऐसा हुआ था और ऐसा हो गया और ऐसा है, कॉन्क्लूड हो गया जी, ठीक है। आइडेंटिफाई, पहचान कीजिए, ठीक है। एड्रेस करना है, ठीक है, एड्रेस करना, आइडेंटिफाई करना है, कैसे? द गुप्ता पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, आइडेंटिफाई, आपको वहां से उठाकर लानी है टर्म्स, इसलिए आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए हम इसको गुप्ता एज, जो गोल्डन पीरियड बोलते हैं। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, यहां पर इलिस्ट्रेट, गुप्ता पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, इलिस्ट्रेट, ऐसा हुआ था जी, ऐसा हो गया और ऐसे, इसलिए हम इसको गुप्ता एज को गोल्डन एज बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। बट यहाँ पर आप किसी चीज का, किसी एक स्कॉलर का उदाहरण दे सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा था इसलिए इसको गोल्डन एज भी नहीं माना जा सकता। 2-3 पॉइंट दीजिए बस। अगर आपने 6-7 पॉइंट पॉजिटिव लिख देना इसलिए गोल्डन एज बोलते हैं, तो शुरुआत में तो आपको नेगेटिव लिख देना है, फिर पैरा में लिख दीजिए, पैरा में अगर 2-3 पॉइंट आपके पास लिख दीजिए पैरा में, और फिर उसके बाद पॉइंट में आपको पॉजिटिव पॉइंट लिख देना है, दैट इज इट, सिंपल। इंटरप्रेट, व्याख्या करना, डिमॉन्स्ट्रेट योर अंडरस्टैंडिंग, क्या आप समझते हो, इंटरप्रेट। इंडिया एंड द चाइना हैविंग कंटेंशियस रिलेशंस, इंटरप्रेट, क्या जानते हैं आप उसके बारे में, अंडरस्टैंडिंग, योर अंडरस्टैंडिंग, टर्मिनोलॉजी, क्या कहा जाता है, ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं, ये एग्जांपल है, इस तरीके से हमारी जो पॉलिसी है, वी आर नॉट टिल्टेड टुवर्ड द चाइना बट स्टिल वी आर डिपेंडिंग ऑन चाइना इन सर्टेन एस्पेक्ट, दिस इज दिस दैट। तो ये सारी चीजें भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जस्टिफाई, समायोजित करना, यानी उचित सिद्ध करना, आपको सिद्ध करना है, आपको एग्जाम्पल देने हैं और सिद्ध कर देना है। इलेबोरेट तो आप करोगे करोगे, ठीक है। आउटलाइन, एक बैलेंस प्रेजेंटेशन होना चाहिए, मगर यहाँ पर आउटलाइन संक्षेप में लिखना, ठीक है। एम्फोसाइजिंग ग्लोबल स्ट्रक्चर एंड इंटर रिलेशनशिप रेदर देन माइन्यूट डिटेल, आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। 2 टॉपिक दिए होंगे, 2 वर्ड दिए होंगे, उनको आपको बीच में रिलेशनशिप और ये कैसे आज के समय में एग्जिस्ट कर रहे हैं, समीक्षा करना, लुक थोरोली, आपको सारी चीजें एविडेंस के साथ डिस्क्राइब कर देनी है, ठीक है। दिस शुड बी अ क्रिटिकल असेसमेंट एंड नॉट मेयरली डिस्क्रिप्टिव, मगर यहाँ पर आपको उदाहरण जरूर देने हैं, ठीक है। गिव एन अकाउंट, गिव एन अकाउंट मीन्स डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग, ठीक है। अकाउंट फॉर, ठीक है। ओनली व्हाट, व्हाई, बट समथिंग हैपेंड, क्यों हुआ है। सब में देखिए 2-3-4 चीजें, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सारी चीजें चलती हैं। क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था, कैसे, कहां पर, हर क्वेश्चन में यही चीजें पूछी जा रही हैं। किसी में क्यों हुआ था और कैसे हुआ था, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव, क्या हुआ था, कब हुआ था, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव, कहा, कैसे हुआ था और कहाँ हुआ था, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव। जैसे कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ पर हुआ था,
नहीं, कैसे हुआ था और कहां पर हुआ था, तो उसके नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऐसी चीजें पूछी जाती हैं भाई साहब। क्रिटिकली गंभीर रूप से जांच कीजिए, एक्सप्लोर करना, अन्वेषण करना, क्वेश्चनिंग अप्रोच, डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या रहे, एक्सप्लोर कीजिए अलग अलग स्कॉलर्स के। ठीक है, आर्ग्यूमेंट लिखनी है आपको यहाँ पर, क्रिटिकली एग्जामिन, तो यहाँ पर भी हाईलाइट करना नेगेटिव एंड पॉजिटिव को, दोनों साइड आपको क्वेश्चंस की देखनी है। ठीक है, बैलेंस कंक्लूजन लिखना है। एग्जामिन, एस्टैब्लिश फैक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट इश्यूज। ठीक है, जांच करते हैं तो हम मोटी मोटी चीजें निकालते हैं। ठीक है, ये समझ में आपको बात। ठीक है, फिर उसको एक्सप्लेन वेरियस वेज टू बी कैन बी डन, कि ये ऐसे हो सकता था, ऐसे हो सकता है। ठीक है, क्रिटिकली डिस्कस, जांच करना गंभीर रूप से। ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू की रिगार्डिंग द क्वेश्चन। ऑल्सो डिस्कस द पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग द कॉन्टेक्ट। क्रिटिकली यहाँ पर हमें नेगेटिव, जहां पर भी क्रिटिकली आता है ना वहां पर हमें नेगेटिव 5 रखने हैं और पॉजिटिव 4 रखने हैं। अगर आप बैलेंस भी कर देंगे 5-5 तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। अब यहाँ पर शो हाउ, प्रेजेंट इन लॉजिकल ऑर्डर विद रेफरेंस टू, किसके रेफरेंस में आप, कैसे हुआ है ये, तो कैसे करेंगे कि ऐसे ऐसी घटना हुई थी वहां पर, फिर इस तरीके से ये हालत बनी और इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, स्टेट वर्णन करना, क्या हुआ था, पूरी चीजें समझा देनी है डिस्क्रिप्टिव वे में। समराइज, संक्षिप्त में प्रस्तुत करना है। ये बहुत ज्यादा पूछते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल संक्षिप्त में बताइए, आपको पूरी की पूरी फ्रीडम स्ट्रगल बता देनी है। एंशियंट इंडिया में जो फीमेल्स थी उनके पास राइट्स नहीं, फीमेल द ब्लाइट वाज द कंडीशन वाज नॉट गुड ऑफ द वुमेन इन एंशियंट इंडिया स्टेट। आपको वहां पर सारी चीजें समराइज करके दे देनी है कि ऐसे ऐसे इस काल में ऐसा हुआ था, इस काल में ऐसा हुआ था। असेस, निर्धारित करना, आकलन करना। टू व्हाट एक्सटेंट, अप टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग इज ट्रू, कैसे सही है, कैसे सही है, आपको वो एविडेंस के साथ पता करवाना है एग्जामिनर को। एलैबोरेट करना, विस्तार में समझा देना सारी चीजें। ठीक है, ऐसे ऐसे ये चीज हुई थी, एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको व्याख्या करनी है, कारण बताना कि ये चीज क्यों हुई थी। ठीक है, clearly in your writing so that complex process and sequences of event can be understood। आपको समझाना है, बस एक्सप्लेन करना है और एकदम समझ में आ जाना चाहिए। की टर्म्स आपको अच्छे तरीके से यूज करने हैं। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली इज सो पुअर। ठीक है, क्यों पुअर है, फार्मर्स की वजह से। ठीक है, वहीकलर पॉल्यूशन की वजह से, और आपका ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और आपका जो एक तरीके से हम जो प्रीडिस्पोजिशन है लोगों की, सोफिस्टिकेशन है उसकी वजह से भी है, लोग चेंज नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, एडमेंट टू अनचेंज्ड। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हैं, आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी मेरे भाई। ठीक है, समझ गए। चलो, अब देखिए इवेल्युएट करना, क्रिटिकली इवेल्युएट तो आप समझ ही जाओगे। क्रिटिकली में नेगेटिव पॉइंट, ब्रेक द स्टेटमेंट टॉपिक इनटू द पैराग्राफ और पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट एंड विद द कमेंट ऑन व्हाई यू थिंक इट इज वर्दी और अनवर्दी। पॉजिटिव है, जो आपने लिखा है क्या है उसका आंसर, कि ऐसा हुआ था, ऐसा था, और ऐसा मेरे को लगता है ऐसा होना चाहिए। इट इज वर्दी और वर्दी। ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, जो भी लिखना है खुद का नहीं लिखना है। आप तो ये लिख दोगे कि जो हिटलर था उसको पहले ही मार देना चाहिए था, उसको तो जब बच्चा था उसी को गला घोट देना चाहिए था, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। हिटलर रहा, उसने राज करा। इवेल्युएट इवेल्युएट करना आपको, पॉजिटिव नेगेटिव लिखना है। उसके बाद अगर हिटलर ऐसा नहीं करता तो ऐसा हो जाता, और उसके जो एक्शंस थे वो कहीं ना कहीं सही साबित हुए। ये कंक्लूजन होता है। ठीक है, बात आगे समझ में। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस दिखाता हूँ। यहाँ पर पहले आप जो है ये, हाँ देखिए, यूज ऑफ 753 वर्ड, 7 मिनट में आंसर लिखना है, 5 टॉपिक लेने हैं, और एक टॉपिक को 3 लाइन में लिखना है, तो आपका 7 मिनट में आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं अगर बात करूं तो ये है आपका आंसर। जस्ट अ सेकेंड ना, हाँ यही वाला है। हाँ, तो देखिए भाई साहब और मेरी बहनों और मेरे भाइयों, एक्सप्लेन द सोवरेनिटी एज एन एलिमेंट ऑफ स्टेट। एक्सप्लेन के लिए भी बताया ना आपको, एक्सप्लेन करना है। देखिए एक्सप्लेन कहां पर है, एग्जामिन, एक्सप्लेन, व्याख्या करना, क्लैरिफाई द टॉपिक बाय गिविंग डिटेल अकाउंट ऑफ हाउ, एज टू हाउ एंड व्हाई इट अकर्स एंड व्हाट इज द मीन बाय द यूज ऑफ दिस टर्म। आपको ऐसे समझाना है कि जो सामने वाला पढ़े ना तो उसको समझ में आ जाए। एक्सप्लेन द सोवरेनिटी एज एन एलिमेंट ऑफ स्टेट, स्टेट का एलिमेंट क्यों है। ठीक है, इंट्रो लिखना है कि ये है सोवेनिटी से ऐसा होता है, सोवेनिटी वैसा होता है।
ठीक है, आपने बता दिया। बॉडी में लिखेंगे सोवेरेनिटी ये है, इससे स्टेट पर ये प्रभाव पड़ता है, इससे स्टेट की ये हो जाती है, स्टेट की वो हो जाती है, स्टेट फलाना ढिमका, बहुत सारी चीजें लिखी जा सकती हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करा जा सकता है डिटेल में। ठीक है, और एक स्टूडेंट के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एक छोटे से वर्ड को भी काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन बाइकैमरल लेजिस्लेचर विच हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज मोस्ट पावरफुल। बाइकैमरल लेजिस्लेचर में कौन सा स्टेट है, बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर में कौन से हाउस में सबसे ज्यादा पावर होती है? किसी द्विशासनीय विधायिका में राज्य विधानमंडल का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली होता है? कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली होता है? ऑब्वियसली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ठीक है, जहां पर एमएलए बैठते हैं। स्टेट एक होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। काउंसिल के पास ज्यादा पावर नहीं होती है, असेंबली के पास ज्यादा पावर होती है। वो क्यों होती है, वो आपको ढूंढना है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आपको ये लिखना है कि जो इंडिया में स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट है, उसके अगर काफी स्टेट के पास जो है वहां पर द्विशासन नहीं है, द्विशासनीय द्विसदनीय नहीं है, मगर काफी स्टेटों में है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर वगैरह, इनमें है द्विसदनीय। कर्नाटका भी है और आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, द्विसदनीय है, मगर किसी में नहीं है, महाराष्ट्र में भी है। तो वहां पर इस तरीके से देखते हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पर ज्यादा पावर नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर इनको इनडायरेक्टली इलेक्ट करा जाता है और इनको डायरेक्टली इलेक्ट करा जाता है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आपको बात? कौन सी होती है और क्यों होती है? वाई, वाई पूछा गया आपसे डायरेक्टली इसमें। तो यहाँ पर देखिए, एग्जामिन द सिचुएशन अंडर विच प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज्ड इन अ स्टेट, इवेल्युएट द डिफरेंसेस ऑफ सच एन इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी। एग्जामिन भी करना है आपको, इवेल्युएट भी करना है। ठीक है, एग्जामिन भी करना है आपको, इवेलुएट भी करना है। एग्जामिन देखिए, आप इस चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एग्जामिन, और आपको इवेलुएट भी करना है। यहाँ पर देखिए, इवेलुएट तो यही था, यहाँ था इवेलुएट, ये रहा इवेलुएट। इवेलुएट मूल्यांकन करना है, नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट। ठीक है, वर्दी अनवर्दी आपको बताना है। एग्जामिन, एग्जामिन करना, जांच करना है, फैक्ट और इंपॉर्टेंट फाइंडिंग लेकर आनी है सामने। ठीक है, आपको बताना है कि ऐसा है तो ऐसा क्यों हो सकता है। ठीक है, एग्जामिन द सिचुएशन अंडर विच प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज। एग्जामिन करना वो सिचुएशन, सिचुएशन एक प्रेसिडेंट रूल जो है इम्पोज करा जा सकता है एक स्टेट में। ठीक है, अंडर आर्टिकल 356। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, आपको वहां पर एकदम इलाबोरेट कर कर लिख सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। अगर ये सिचुएशन आती है तो इसलिए ऐसा हो सकता है, अगर ये सिचुएशन आती है तो ऐसा हो सकता है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है भाई, बहुत ये सारी चीजें तो पढ़ाई हुई है मैंने। ठीक है, जब मैंने आपको इमरजेंसी वाला चैप्टर पढ़ाया था। ठीक है, इवेल्युएट द आफ्टर इफेक्ट, इम्पैक्ट क्या होते हैं इसके, इमरजेंसी का क्या होता है, स्टेट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, स्टेट की जो कार्य कुशलता है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई है भाई। ये सारी तो अब मैम इवेल्युएट कर सकते हैं आप, डिफरेंस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव बताने हैं। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हैं कि आंसर किस तरीके से अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है। एक, ये दो पार्ट में बटा हुआ एग्जामिन करना है कि कुछ स्टेटों में जो है द्विसदनीय है, कुछ स्टेट द्विसदनीय नहीं है, और वो इसलिए होता है क्योंकि बजट के अकॉर्डिंग भी चलता है, किसी के पास बजट है, किसी के पास नहीं है। कोई द्विसदनीय है जो है स्टेट जो है, पॉपुलेशन के कारण भी है, सबको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो इमरजेंसी जो लगाई जाती है वो 365 आर्टिकल के तहत लगाई जाती है। फिर आप उसको जो है बॉडी में एक्शन करेंगे, अगर द्विसदनीय ऐसा करता है तो उसके ऊपर इम्पोज करा जा सकता है इमरजेंसी को। ऐसे सिचुएशन में इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ऐसी सिचुएशन में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब तक ऐसे लगी है, अब तक यहाँ लगी है, अब तक वहां लगी है, अब तक ये इसके परिणाम निकले, अब तक ये परिणाम निकले हैं। फिर उसके बाद डिफरेंसेस, अगर इमरजेंसी लग जाती है तो उसके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है स्टेट असेंबली पर, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पर, और अब पूरी की पूरी जो इंटरनेशनल लेवल पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें भी होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ जाती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको समझा रखी है ऑलरेडी ये सारी चीजें। ठीक है, अब ये नहीं है कि मैंने नहीं समझाई है और आप लिख नहीं पाएंगे, ये चीज नहीं है। एमए पॉलिटिकल साइंस का अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन था 2019 में पूछा गया था। ठीक है, 2019 में, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ स्टडिंग ऑस्ट्रेलियाज फॉरेन पॉलिसी। नाउ व्हाट का क्वेश्चन आ गया, क्या यहाँ पर व्हाट दे रखा है? नहीं दे रखा, क्योंकि इन क्वेश्चन में इंटरनली व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन छुपे हुए हैं। ठीक है, अब आपसे डायरेक्टली पूछ लिया कि व्हाट इज द इंपोर्टेंस, आपको डायरेक्ट बता देना है ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसी इंपोर्टेंट क्यों है, फॉरेन पॉलिसी इंपोर्टेंट क्यों है। ठीक है,
क्यों? जब हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन पॉलिसी, ऑब्वियसली हमारे पास काफी सारे इंसाइट आ जाएंगे, वी विल बी हैविंग एक्सपर्टीज एंड इट कैन हेल्प इन मेकिंग पॉलिसीज। हम अगर पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने, जब हम पॉलिसीज वगैरह फॉर्मुलेट करेंगे तो उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद उसकी फॉर्मुलिटी, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको कंसिडर करने के बाद हम अपनी जो नियम है, कायदे कानून है, फॉरेन पॉलिसी है, उस हिसाब से हम अपनी डिजाइन करेंगे। अगर वो हमें 1 रुपए से हमारे साथ ट्रेड कर रहा है तो हम उससे 25 पैसे से ट्रेड करेंगे। हम क्यों उसको बढ़ाएं भाई? तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है। बहुत सारी चीजें लिखी जा सकती हैं इसमें तो। वॉट कैन हैपन, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बीए बीपीएस, अगर मैं इग्नू की बात करूं, देखिए डीयू में हुई और बीए में भी, सब में से एक ही चलते हैं, ठीक है। व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस? व्हाट के बारे में पूछा है, काफी सारे सोर्सेज हैं। बच्चे अब बाहर खेलने जाते ही नहीं, दोस्तों से मिलते ही नहीं, मोबाइल में अड़े रहे हैं। मोबाइल की तो छोड़ो, टीवी में अड़े रहे हैं भाई। बीजीएमआई और भी फालतू के गेम खेलते रहे हैं भाई। गेम बनाने वाली कंपनी को फायदा हो रहा है, खेलने वालों को क्या फायदा हो रहा है? कुछ फायदा नहीं हो रहा। if you have spare time, if you have ample amount of time that you can devote to the games, well and good, ठीक है। पढ़ाई का बोझ बढ़ रहा है, पढ़ाई का बोझ बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है कि इफ दिस इज हैपनिंग टू माय फादर व्हाट विल हैपन टू मी। तो ये सारी चीजें बताओ, डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड द मीनिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सिग्निफिकेंस डिस्कस करना है आपको, एलाबोरेट करना है कि टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्या है टाइम। पहले आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताना, टाइम मैनेजमेंट क्या है, क्या है, क्या होता है टाइम मैनेजमेंट। 4 से 5 लाइन में कि ऐसा ऐसा अगर हम करते हैं तो ऐसा हो जाता है, ये है टाइम मैनेजमेंट, ये वो फलाना ढिमका। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि, पॉइंट में लिख दीजिए फिर आप दिखाइए कि टाइम मैनेजमेंट से ये हो सकता है, टाइम मैनेजमेंट से ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज बता दीजिए। टाइम मैनेजमेंट ना करने से ये हो सकता है, वो हो सकता है। 300 फुट में आराम से लिखा जा सकता है मेरे भाई ये, है ना? समझ रहे हो आप मेरी बात? इंट्रो, इंट्रो में आप टाइम मैनेजमेंट क्या है ये समझा दिए, डिफाइन कर दीजिए टाइम मैनेजमेंट को, तकरीबन 50-60 वर्ड में आराम से डिफाइन हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप फिर आप बताइए कि टाइम मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है, ये जरूरी है ऐसे 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 ऐसे। टाइम मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि, पॉइंट लीजिए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। ऐसे पॉइंट में जब आप लिखोगे देन टाइम मैनेजमेंट बन जाएगा। अब टाइम मैनेजमेंट ना करने से ऐसा हो सकता है, पैरा में लिख दीजिए। अब दूसरे पैरा में लिख दिए टाइम मैनेजमेंट करने से ऐसा हो सकता है। अब टाइम मैनेजमेंट हमें करना चाहिए क्योंकि ऐसा भी हो सकता है और इससे हमारी ये चीजें बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगी, जो आपने यहाँ बॉडी में दिखाया। सिंपल 300 नंबर आपके, 300 वर्ड में लिख दिया और एग्जामिनर खुश, यार बच्चा तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, इसने तो बढ़िया लिखा है, इसको तो पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। 10 नंबर का क्वेश्चन होगा ना, तो 8 नंबर या 8-9 नंबर तो आराम से लेकर आओगे आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। ये देखो डू यू थिंक मैरिज इज अ सैक्रामेंट, इज मैरिज एज अ सैक्रामेंट लूजिंग इट्स वैल्यू इन द मॉडर्न इंडिया? क्या आपको लगता है मैरिज एक बंधन जो हुआ करता था, वो आज कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू जो है कम हो रही है? Marriage is considered as a sacramental institute and as a religious union between not first two individuals but two families. इंट्रोडक्शन देखिए आप इसका, यूपीएससी कॉपी है ये, मैं मानता हूँ यूपीएससी कॉपी, बट आप देखिए तो सही है। इन रीसेंट टाइम्स उसने बताया, देखिए सैक्रामेंट क्यों है, क्या है, ये बता दिया यहाँ पर, ये यहाँ पर डिफाइन कर दिया। मॉडर्न टाइम, रीसेंट टाइम में यहाँ पर आ गया, इन रीसेंट टाइम मैरिज इज अ इंस्टीट्यूशन in is young is going through changes due to urbanization, westernization and globalization and losing its value. Do you think लूजिंग कर रहा है? लूजिंग कर रहा है जी, बता रहे हैं हम क्यों लूज कर रहा है। देर आर ड्यू टू, क्यों लूज कर रहा है? इवोल्यूशन ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ मैरिज, ठीक है, जहां पर एक तरीके से हम बोल सकते हैं सेम सेक्स मैरिज भी हो रही है, सेम सेक्स मैरिज हो गई है, सोलोगैमी भी हो गई है, लोग अकेला रहना पसंद कर रहे हैं। और एजुकेशन एंड करियर, लोग एजुकेशन करियर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लोग 30-30 साल तक, 40-40 साल तक प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके बाद भी उनकी जॉब नहीं लग रही। तो एक तरीके से ये भी चीजें हैं ना। अब बॉडी देखिए, उसने डिफाइन कर दिया पूरा का पूरा, ठीक है। लूजिंग वैल्यूज, अब वो वैल्यूज क्यों लूज कर रहा है, ये वाली तो रीजन बता रहा है ये, जो इंटर में बता दिया वो कहीं ना कहीं इसमें बता रहा है। तो आप खुद देखिए ना ये चीजें, यहाँ देखिए क्या डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स में, डीपीएसपी में। डिफरेंस तो बताना है, डिस्कस करना है, फिर उसके बाद एसोसिएट केस, ठीक है, को भी रहा हो, ये डिफरेंस बता दिया यहाँ पर। ग्रैनविल ऑस्टिन हैज डिस्क्राइब्ड डीपीएसपी एंड फंडामेंटल एज द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसने डिफरेंसेस बता दी। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन, ये देखिए
चंपकम देवराजन इस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में क्या हुआ था कि इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी फॉर्मर वुड प्रिवेल। इसने ये तो पूछा था क्या कॉन्फ्लिक्ट रहा है, ये तो हमें बताना है, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ से सीख सकते हैं इजीली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर why was the USA able to expand westward to the Pacific Ocean in the mid 19th century। मिड 19 सेंचुरी यानी 1800 के बीच में, 1850 समथिंग, ठीक है। उस समय पर यूएसए कैसे मतलब पैसिफिक की तरफ यानी वेस्टवर्ड जहां पर कैलिफोर्निया वगैरह है वहां पर कहीं ना कहीं वो एक्सपेंड कर रहा था। उसके कुछ रीजन है। फेडरिक जैक्सन टर्नर डिक्लेयर द वेस्टर्न फ्रंटियर क्लोज टू द टर्नर थीसिस विद द ह्यूज सेटलमेंट ऑफ कैलिफोर्निया ऑन द पैसिफिक कोस्ट and the completion of transcontinental railway enabling Americans to no settle the land. The westward expansion of the US in mid 19th century was enabled due to the series of interlinking factor। अब वो फैक्टर सारे के सारे यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो देखिए भाई जो बताया है वही एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। तो ऐसे नहीं है कि तकरीबन तकरीबन 300 वर्ड का आंसर है यहाँ लिख रहा है आपको, 300-400 का, ठीक है। जो इतना छोटा छोटा सा लिख रहा है आपको, जब आप लिखोगे ना इसे बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आंसर लिखे जाते हैं। तो यही पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो आंसर राइटिंग के ऊपर था कि हाउ डू यू हैव टू राइट एन आंसर टू फैच गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये पूरा सेशन था आंसर राइटिंग का। आपको कैसा लगा, कोई रिकमेंडेशन हो, कोई जस्टिफिकेशन हो, कुछ भी आप कहना चाहते हो कह सकते हैं, बता सकते हैं, मुझे सजेशन देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो ये थी पूरी की पूरी। मैं गारंटी देता हूँ आपके गुड मार्क्स आएंगे। बस जो पढ़ा रहा हूँ देखिए, मैंने आपको जो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पढ़ाए हैं ना एनालिसिस के, वो मैंने पढ़ाए हैं, वो मैंने पढ़ा रखे हैं आपको। तो आई कैन नॉट डिनाई दिस। और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर आपने ध्यान से पढ़े होंगे तो, ठीक है। समझ में आपको बात। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेंबर बन सकते हैं, पार्ट बन सकते हैं इस कम्युनिटी का पूरी का। एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी ये, बहुत बड़ी हेल्प अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं तो बहुत बड़ी हेल्प, ठीक है। इट कोस्ट नथिंग यार, इट कोस्ट नथिंग, इट कोस्ट नथिंग, इट कोस्ट नथिंग, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा तो नहीं लेना चाहता हूँ, मगर अगर आपकी कोई भी चाहते हैं ना कि सर इस टॉपिक पर बना दीजिए वीडियो, तो आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं बना दूंगा, ठीक है। आई बी गिविंग ह्यूज इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट ऑल्सो, ठीक है। तो कुछ पढ़ा है तो कुछ तो जब तो डिलीवर कर रहा हूँ ना। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।